हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज फिर से मैं हाजिर हूँ अपनी कहानी यह कैसा प्यार का दूसरा भाग लेकर आप सभी के सामने। दोस्तों, हमारी कहानी के पहले भाग में आप सभी ने देखा कि सीधी शादी होने के कारण वैष्णवी की छोटी बहन प्रज्ञा उसे छेड़ती रहती है। लेकिन जब वैष्णवी अपनी बेस्ट फ्रेंड पम्मी के साथ कॉलेज में जाती है तो वहाँ रुपेश नाम के एक बहुत ही हैंडसम लड़के को देखकर पहली बार उसके दिल में धक धक होने लगती है। अपनी आदत के मुताबिक वैष्णवी कॉलेज में अपना ज़्यादातर टाइम लाइब्रेरी में ही गुजारती थी। एक दिन जब वह लाइब्रेरी में बैठकर कहानी पढ़ रही थी तभी रुपेश भी वहाँ आ जाता है और वैष्णवी के पास रखी एक कहानी की किताब उठाकर उससे पूछता है, क्या आपने ये किताब पढ़ ली है? जी हाँ, मैंने पढ़ लिया है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं यह किताब पढ़कर आपको वापस कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे ले जा सकते हैं। रुपेश वह किताब लेकर सामने पड़ी कुर्सी पर बैठकर कहानी पढ़ने में व्यस्त हो जाता है। लेकिन वहीं वैष्णवी अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे मानो किसी दूसरी दुनिया में ही खो जाती है। जो लड़का पूरे कॉलेज में किसी भी लड़की को भाव तक नहीं देता था, उसने मुझसे बात की। वाह! आज मैं जाकर अपनी छोटी बहन प्रज्ञा की खबर लेती हूँ। आज मैं उसे बताऊंगी कि रुपेश ने मुझसे बात की। कॉलेज खत्म होने के बाद जब वैष्णवी कॉलेज के बाहर आई तो बहुत देर से बारिश होने लगी। आज पम्मी भी कॉलेज नहीं आई थी। वैष्णवी अकेले ही एक शेड के नीचे खड़ी होकर ऑटो का इंतजार करने लगी। तभी कॉलेज के कुछ शरारती लड़के अपनी अपनी बाइक से सड़क से खूब तेज निकले, जिससे सड़क का कीचड़ उछलकर वैष्णवी पर आ गिरा। यह देखकर वह सभी लड़के वैष्णवी पर जोर जोर से हंसने लगे। ओ देखो। सभी लड़के वैष्णवी के ऊपर हंस ही रहे थे, तभी कॉलेज की तरफ से एक लाल रंग की कार आकर वैष्णवी के पास रुकी। कार में कोई और नहीं बल्कि कॉलेज का वही लड़का रुपेश था। कार के अंदर से ही रुपेश ने वैष्णवी को आवाज लगाई, आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है। ऑटो वालों का इंतजार करोगी तो रात ही हो जाएगी। अचानक से रुपेश के ऐसा बोलने पर वैष्णवी असमंजस में पड़ जाती है कि इधर कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे हैं, उधर वह रुपेश को अभी ठीक से जानती भी नहीं, तो कैसे चली जाए उसके साथ। नहीं नहीं, मैं पूरी तरह कीचड़ से लिपटी हुई हूँ, तुम्हारी कार भी गंदी हो जाएगी, मैं ऑटो से ही चली जाऊंगी। इतनी बारिश में तो ऑटो आने से रही, और रही बात गाड़ी गंदे होने की, तो गाड़ी तो फिर से साफ हो जाएगी। मेरा कहना मानो, आकर गाड़ी में बैठ जाओ। सच पूछो तो इस समय वैष्णवी के पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। वह चुपचाप आकर रुपेश की गाड़ी में बैठ जाती है। वैष्णवी गाड़ी में बैठने में असहज न हो, इसीलिए रुपेश कार की पिछली सीट से उतरकर आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। रास्ते भर कार में सन्नाटा छाया रहता है। अचानक से जब वैष्णवी का घर आ जाता है तो अरे अरे, गाड़ी रोको, मेरा घर आ गया। ड्राइवर, गाड़ी साइड लगा दो। वैष्णवी गाड़ी से उतरकर रुपेश को थैंक यू बोलती है और रुपेश आगे बढ़ जाता है। अगले दिन से रुपेश और वैष्णवी अक्सर लाइब्रेरी में एक दूसरे से मिल लिया करते थे और उनकी आपस में कुछ न कुछ बात हो जाया करती थी। वैष्णवी अपने कॉलेज की हर बात अपनी छोटी बहन प्रज्ञा को बताया करती थी। प्रज्ञा, रुपेश की यह बात मुझे बहुत प्यारी लगी। जब लिफ्ट देने के टाइम वह अपनी कार की पिछली सीट से उठकर ड्राइवर के बगल में बैठ गया। वह बहुत अच्छा लड़का है, जरा संभल के रहना दीदी उससे। मैंने सुना है कॉलेज के लड़के बहुत ही शातिर होते हैं। यूं ही वैष्णवी के एक एक दिन निकल रहे थे। अपनी आदत से मजबूर वैष्णवी ने पम्मी को भी उमेश से लाइब्रेरी में मिलने वाली बात बताई। पहले तो पम्मी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब पम्मी भी वैष्णवी के साथ लाइब्रेरी जाना शुरू की तो पम्मी, रुपेश और वैष्णवी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब घर आकर जब वैष्णवी प्रज्ञा को रुपेश की सारी बात बताती है तो प्रज्ञा, वह लड़का जरूर पम्मी दीदी के चक्कर में तुमसे बात करता होगा, वरना इतना स्मार्ट लड़का तुम्हें भला भाव क्यों देगा। देख, फिर से तू अब मेरा मूड खराब मत कर, जाकर अपना काम कर। दोस्तों,
फिर आता है पम्मी का 19वां जन्मदिन। आज पम्मी बहुत खुश थी। उसने आज की पार्टी में रुपेश को भी बुलाया था। इधर प्रज्ञा पम्मी के बर्थडे पार्टी में जाने को इसलिए बेताब थी क्योंकि वह भी एक बार रुपेश को देखना चाह रही थी। वैष्णवी अपने मम्मी पापा और प्रज्ञा के साथ जब पम्मी के बर्थडे पार्टी में पहुंची तो कहाँ है वह रुपेश जिसकी तारीफों की फुल मेरी दी बांटती रहती हैं। प्रज्ञा और वैष्णवी की नजरें पार्टी में बस रुपेश को ही ढूंढ रही थी। आज बर्थडे गर्ल पम्मी ब्लैक गाउन में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। वह आज रुपेश को पूरी तरह से इम्प्रेस करना चाह रही थी। फिर कुछ देर बाद ही रुपेश की पार्टी में एंट्री होती है। व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स में रुपेश आज कुछ ज्यादा ही आकर्षक लग रहा था। उसे देखकर प्रज्ञा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह अपनी दीदी वैष्णवी से कहती है, दी जैसा आप बताती थी यह लड़का तो उससे भी ज्यादा हैंडसम है। रुपेश सीधे वैष्णवी और प्रज्ञा के पास आता है। वैष्णवी रुपेश से अपनी बहन प्रज्ञा का परिचय करवाती है। अच्छा, तो आप ही हैं प्रज्ञा। वैष्णवी अक्सर आपकी चर्चा करती रहती है। बताइए कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? रुपेश भैया आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। चलिए मैं आपको अपने मम्मी पापा से मिलवाती हूँ। प्रज्ञा रुपेश को अपनी मम्मी पापा से मिलवाती है तो रुपेश उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। कुछ ही देर में रुपेश उन लोगों से इस तरह बात कर रहा था कि जैसे वह बरसों से उनको जानता हो। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी वापस आने लगते हैं तो वैष्णवी के पापा, वैष्णवी बेटा, वो तुम्हारा फ्रेंड है ना रुपेश, बहुत ही अच्छा लड़का है। पूरे टाइम हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते रहे। उसका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा। वैष्णवी के पापा जहाँ रुपेश की तारीफ किए जा रहे थे वहीं प्रज्ञा के मन में रुपेश के लिए कुछ और ही ख्याल आ रहा था। यह लड़का जरूर वैष्णवी दीदी के साथ कोई चाल चल रहा है। इसे तो कोई लड़की बड़ी आसानी से मिल जाए। फिर यह वैष्णवी दीदी को इतना भाव क्यों दे रहा है? घर चलकर दीदी को इत्मीनान से समझाती हूँ। जब सभी लोग वापस घर पहुँचे तो सबसे पहले प्रज्ञा अपनी दीदी वैष्णवी को ऊपर वाले कमरे में ले गई और बोली, दीदी तुम उस रुपेश के चक्कर में ना ही पड़ो तो ज्यादा अच्छा होगा। वह लड़का मुझे बहुत शातिर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है प्रज्ञा, रुपेश बहुत ही अच्छा है। देखो तो पापा उसकी कितनी तारीफ कर रहे थे। प्रज्ञा अपनी दीदी वैष्णवी को रुपेश से सतर्क रहने की सलाह देती है, लेकिन वैष्णवी उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी ही धुन में मस्त रहती है। अगले दिन जब वैष्णवी और पम्मी कॉलेज जाते हैं तो प्रोफेसर डेविड एक अनाउंसमेंट करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगले हफ्ते आपके कॉलेज में कई सारी प्रतियोगिताएं होने वाली हैं, जिसमें सबसे पहले सभी लड़कियों के लिए एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। इस प्रतियोगिता में जो भी लड़की जीतेगी उसे प्रदेश स्तर पर रिप्रेजेंट किया जाएगा और वहां जीतने पर वह आगे मिस इंडिया के दौर में भी शामिल हो सकती है। प्रोफेसर डेविड की यह सूचना तो जैसे पम्मी के सपनों को साकार करने जा रही थी, क्योंकि पम्मी इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। पम्मी ने सबसे पहले जाकर ब्यूटी प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवाया। कॉलेज की और लड़कियां जो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती थी, उन्होंने भी बारी बारी से जाकर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना नाम लिखवाया। रुपेश, इस प्रतियोगिता में तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं ही बनूंगी अपने कॉलेज की मिस ब्यूटीफुल। हाँ वो तो है, कॉलेज में तुमसे खूबसूरत तो कोई है ही कहाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा और ध्यान देना होगा। क्या मतलब है रुपेश तुम्हारा? अरे कुछ नहीं, आजकल तुम थोड़ा मोटी हो गई हो, डाइटिंग पर थोड़ा ध्यान दो। रुपेश के कहे अनुसार पम्मी अपनी डाइटिंग पर भी ध्यान देने लगती है। 2-3 दिनों बाद जब रुपेश और वैष्णवी लाइब्रेरी में बैठे होते हैं तो रुपेश वैष्णवी से बोलता है, वैष्णवी, तुमने अपना नाम ब्यूटी कंपटीशन में क्यों नहीं दिया? मैं उस प्रतियोगिता में किसके सामने टिकूंगी? मैं उसमें भाग लेती हूँ तो सबसे लास्ट में आऊंगी। वह प्रतियोगिता ब्यूटीफुल गर्ल के लिए है, मेरे लिए थोड़ी है। कभी मेरी नज़रों से अपने आप को देखना वैष्णवी, तुम इस कॉलेज की ही नहीं, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो।
रुपेश के मुंह से पहली बार अपने इस तरह की तारीफ सुनकर वैष्णवी शर्म से लाल हो जाती है। दोस्तों, क्यों कर रहा था रुपेश वैष्णवी की इतनी तारीफ? आखिर क्या चल रहा था रुपेश के दिमाग में? एक तरफ तो वह पम्मी से चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था, तो दूसरी तरफ वैष्णवी को भी चने की झाड़ पर चढ़ा रहा था। आखिर क्या चल रहा था उसके दिमाग में? यह जानने के लिए हमारी कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।